आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश सिंह। पिछली वीडियो में आपने राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस नए वीडियो में हम कृषि अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक विषय मांग को लेकर उपस्थित हुए हैं। डिमांड के विषय में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। डिमांड में हम जानेंगे मांग की परिभाषा, मांग के लिए आवश्यक तत्व, और मांग तालिका कैसे बनाई जाती है तथा मांग वक्र क्या होता है। इन सब चीज़ों को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं, हम मांग की परिभाषा को जानते हैं। यहाँ से एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली, ध्यान से देखिए सुनिएगा, एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग कहलाता है, डिमांड कहलाता है। मांग एक आर्थिक शब्द है जो ऐसे उत्पादों या सेवाओं की संख्या को संदर्भित करता है जो उपभोक्ता किसी मूल्य स्तर पर खरीदना चाहता है। किसी निश्चित मूल्य स्तर पर निश्चित समयावधि में उपभोक्ता किसी मूल्य वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो तो वह वस्तु उस उपभोक्ता के लिए मांग कहलाएगी। ठीक है, मांग मूल्य और वस्तु की मात्रा का वह संबंध व्यक्त करता है जो उस भाव पर, उस कीमत पर समय की निश्चित इकाई में क्रय की जाए। ठीक है, समय की निश्चित इकाई में क्रय की जाए। इस संदर्भ में प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेतागण एक निश्चित समय पर उनकी सभी संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। मेयर्स कहते हैं, एक अच्छे अर्थशास्त्री थे मेयर्स। उन्होंने मांग के संदर्भ में कहा है कि किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेतागण खरीदने वाले उपभोक्ता लोग एक निश्चित समय पर उसकी संभावित कीमतों पर उसे खरीदने के लिए तैयार हों। ठीक है, तो अभी ये हो गई मांग की परिभाषा। अब हम जानेंगे मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है। मांग पूर्ण हो जाए इसके लिए निम्न बातों का होना या निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। पहला हो गया डिजायर, इच्छा। इच्छा पहला तत्व जो है वो क्या है, वो है इच्छा। किसी वस्तु की इच्छा के बगैर हम उस वक्त वो वस्तु विशेष का उपभोग करने से हमेशा बच जाते हैं। जैसे इच्छाएं अगर ना जगें किसी मनुष्य के अंदर किसी वस्तु विशेष के लिए, तो क्या वह वस्तु उस इंसान को पसंद आएगी? कभी नहीं आ सकती। दूसरा है साधन, इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है साधन। मांग कहलाने के लिए मनुष्य की इच्छा के साथ साथ पर्याप्त धन का भी होना अति आवश्यक है। जैसे एक भिखारी कार खरीदने की इच्छा तो रख सकता है, परंतु साधन के अभाव में इस इच्छा को मांग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अब तीसरा पहलू जो है, इच्छा के विषय में अभी हमने जाना कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के अभाव में उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने का विचार नहीं करता। साधन के विषय में हम जान लिए।
अब हम जानेंगे तीसरा पॉइंट क्या है। यहाँ से तीसरा है खर्च करने की तत्परता। मांग पूरी हो जाए इसके लिए इच्छा और साधन, दो तत्व तो आवश्यक हैं। उसमें तीसरा क्या है, वह है खर्च करने की तत्परता। मांग कहलाने के लिए मनुष्य के मन में इच्छा व उस इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन के साथ साथ उस धन को उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। जैसे यदि एक कंजूस व्यक्ति कार खरीदने की इच्छा रखता है और उसके पास उसकी पूर्ति के लिए धन भी है, परंतु वह धन खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस व्यक्ति की मांग कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अब हम आएंगे खर्च करने की तत्परता के पश्चात मांग पूरी हो जाए इसके लिए निश्चित मूल्य की आवश्यकता होती है। उपरोक्त तत्वों के साथ साथ मांग पूर्ण हो जाए इसके लिए निश्चित मूल्य का भी होना आवश्यक होता है। जैसे मांग का एक महत्वपूर्ण तत्व निश्चित कीमत का होना है, अर्थात किसी उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु का संबंध यदि कीमत से नहीं है तो उस स्थिति में मांग का आशय पूर्ण नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम कह लें कि 500 किलोग्राम गेहूँ चाहिए, क्या यह पूर्ण कथन है? नहीं, पूर्ण नहीं है। 500 किलोग्राम गेहूँ चाहिए जिसमें प्रति किलोग्राम गेहूँ का मूल्य 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये है, तब कथन पूर्ण होगा। इसलिए निश्चित मूल्य का भी होना अति आवश्यक है। उसके बाद निश्चित मूल्य के बाद निश्चित समय फिक्स टाइम का भी होना अति आवश्यक है मांग में। प्रभावपूर्ण इच्छा जिसके लिए मनुष्य के पास धन हो और वह उसकी पूर्ति के लिए व्यय करने का इच्छुक हो, किसी निश्चित मूल्य से भी संबंध हो, लेकिन किसी निश्चित समय से यदि तात्पर्य या संबंध ना रखा जाए उस विशेष परिस्थिति में, तो मांग कभी पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि गर्मियों के कपड़े, उदाहरण में हमने देखी लिखा है, गर्मियों के कपड़े अधिकांशतः गर्मियों में ही क्रय विक्रय किए जाते हैं, ठंडी में उनकी मांग शिथिल हो जाती है। अब हम आ जाते हैं मांग तालिका पे। ये यहाँ से मांग तालिका दो प्रकार की होती है, जो किसी निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बतलाती है। निश्चित समय अवधि से मांग तालिका का संबंध होता है और यह जो है दो प्रकार की होती, मांग तालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत, एक होती है बाजार मांग तालिका। एक होती है पार्टिकुलर डिमांड टेबल, दूसरी होती है मार्केट डिमांड टेबल। अभी आइए देखते हैं व्यक्तिगत, यहाँ से मांग तालिका को हम देखते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका को, व्यक्तिगत मांग तालिका में हमने देखिए दो कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में हमने व्यक्तिगत मांग संतरे का मूल्य रखा है, दूसरे कॉलम में हमने संतरे की मांग प्रति इकाई रखी है या इकाइयों में रखी है। मूल्य जब 1 रुपये था संतरे का, तो मांग 1000 इकाइयाँ हुआ करती थी। किसी बाजार विशेष की मांग की बात हो रही है। मूल्य बढ़ गया, 2 रुपये हो गया, मांग 700 पे आ गई, 700 इकाई। 3 रुपये हुआ, 400 पे आ गई। 4 रुपये हुआ, 200 पे आ गई। और जब 5 रुपये होता है तो 100 पे आ जाती है। उपरोक्त मांग तालिका का अध्ययन अगर हम करते हैं तो हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि संतरे का मूल्य ज्यों ज्यों बढ़ता है उसी
श्रेणी में या उसी चरण में हमारे संतरे की मांग घटती चली जाती है। ठीक है, ये जो संतरे का मूल्य में वृद्धि हो रही है उसकी मांग घटती जा रही है। अब हम आगे आते हैं बाजार मांग तालिका में। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से बाजार मांग तालिका, मार्केट डिमांड टेबल। इसमें हमने पहले कॉलम में संतरे की कीमत को दर्शाया है, दूसरे कॉलम में वस्तु की मात्रा को दर्शाया है और तीसरे कॉलम में व्यक्तियों के कुल मांग योग को दर्शाया। बाजार मांग तालिका जो होती है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, समस्त प्रकार के व्यक्तियों के लिए होती है। सभी कैटेगरी के, जो अमीर हैं, गरीब हैं और जिनकी अर्थव्यवस्था मध्यम वर्गीय है, सबको सम्मिलित करके सामूहिक रूप से जो मांग तालिका प्रदर्शित की जाती है वह बाजार मांग तालिका कहलाती है। तो पहले कॉलम में हमने संतरे की कीमत को दर्शाया है। जब कीमत 1 रुपये थी तो ए द्वारा 1000 संतरे की इकाई खरीदी जा रही है, बी के द्वारा 500 और सी के द्वारा 100 रुपये। तो इसमें जाहिर सी बात है कि ए की अर्थव्यवस्था बी और सी से अच्छी है, सी की बी से द्वयम दर्जे की है, निम्न है। और इसी तरह से दूसरे में जब संतरे की कीमत 2 हो गई तो एक ए द्वारा खरीदी गई संतरे की इकाइयाँ 700, बी द्वारा 300, सी द्वारा 80। जब 3 हो गई कीमत तो ए द्वारा 400, बी द्वारा 150 और सी द्वारा 60। इसके बाद जब 4 हो गई संतरे की इकाइयाँ तो ऐसे यहाँ भी उपरोक्त जो व्यक्तिगत मांग तालिका थी उसी की तरह यहाँ भी बाजार मांग तालिका प्रदर्शित कर रही कि जैसे जैसे हमारे किसी भी वस्तु विशेष की कीमत में इजाफा होता जाता है उसकी मांग घटती जाती है। यह तो बेसिक नियम है मांग का नियम। अगर मांग के नियम की बात करें तो कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध पाए जाते हैं। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। अब हम आते हैं मांग वक्र पे। ठीक है, डिमांड वक्र पे हम चर्चा करेंगे डिमांड कर्व पे। डिमांड कर्व पे चर्चा करने के लिए हमने OY एक्सिस पे प्राइस को दर्शाया है और OX एक्सिस पे हमने संतरे की मांग को दर्शाया है, या किसी भी फल को ले लेते हैं उसकी मांग को हमने दर्शाया है। देखिए, जब किसी फल विशेष की मांग या किसी वस्तु विशेष की मांग जब 1 हुआ करती थी, यहाँ पे 1 है, तो उस समय क्या है, कीमत सबसे अधिक है, कीमत 5 है। यहाँ देखिए, जब कीमत घट के 4 हो गई, 1 इकाई कीमत में कमी आ रही है तो मांग में हमारी 1 इकाई बढ़ोतरी हो रही है, मांग हमारी 2 हो गई। कीमत घटी, 4 से 3 हुई तो मांग हमारी भी 2 से 3 हो गई। फिर कीमत घट के 3 से जब 2 होती है तो मांग हमारी 3 से 4 हो जाती है। उसके बाद जब कीमत हमारी 2 से भी कम आ जाती है, 1 पे आ जाती है, तो कीमत मांग हमारी 5 हो जाती है। इसी तरह डिमांड कर्व भी हमको ये बता रहा है, समझा रहा है कि ज्यों-ज्यों किसी वस्तु विशेष की कीमत में कमी आती है मांग हमारी घटती जाती है। इस वक्र की सहायता से हम कीमत और मांग के बीच जो संबंध है उसे सरलतापूर्वक देख रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में इससे आगे हम चलेंगे और इसमें बहुत सी रोचक चीज़ें हैं जिनको जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।